तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका फर्स्ट वाला बुक है, तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है ना 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपसे 60 प्लस, जी हाँ बच्चों 60 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप देखेंगे एग्जाम के अंदर इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएंगे, ठीक है। और आप सभी बच्चों को एक चैलेंज देता हूँ मैं कि ये जो 60 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ ना, इन सभी MCQ क्वेश्चंस को पूरा देखिए आप, ठीक है। और वीडियो का एंड जब आएगा, यानी जब वीडियो खत्म होगी, तो वहां पर आप जो है वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइएगा कि आपने 60 में से यहाँ पर कितने MCQ क्वेश्चंस के आंसर सही दिए, ठीक है। मतलब मन ही मन आंसर देते हुए चलिएगा। वैसे आंसर्स तो मैं आपको वीडियो में बताता चलूंगा, लेकिन मन ही मन आप आंसर देते हुए चलिएगा। और वीडियो के एंड में ये बता दीजिएगा कि आपको अगर मैं 60 MCQ क्वेश्चंस देता एज अ टेस्ट, तो आपके कितने MCQ सही जाते, ठीक है। 60 प्लस रहने वाले हैं बेसिकली। मैं 60 बोल रहा हूँ बार बार ही, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, ये मेरा एक चैलेंज है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करें। और देखिए, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह रहते हैं वो मैं वहाँ पर सॉल्व करता रहता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, ठीक है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। ये प्रश्न काफ़ी बार मैंने आपसे डिस्कस किया है। प्रश्न है आपका कि भगवान बुद्ध जी जो थे उनके बचपन का नाम क्या था, वो आपको बताना है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गौतम बुद्ध, दूसरा है आपका स्वामी बुद्ध जी, तीसरा है सिद्धार्थ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप ये जो वीडियो है ये आपका एक तरह से लाइव प्रीमियर हो रहा होगा। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बोलता जा रहा हूँ साथ ही साथ आंसर आप कमेंट करके देते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका देखना चाहूँगा रिवीजन कितना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिख सकते हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। गौतम बुद्ध जी के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। आगे बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण इनमें से क्या थे, ठीक है। मगध जो इतना शक्तिशाली महाजनपद था अपने टाइम का, तो क्या कारण थे, क्या रीजंस थे जिससे कि वो इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली आप कह सकते हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है आपका जंगलों से घिरे होने के कारण, दूसरा है कुशल शासकों के कारण, तीसरा है लोहे के, जो यहाँ पर दाने लिखा है लेकिन ये खादाने आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लोहे के खादान होने के कारण, ठीक है। माइंस एक तरह का माइंस में तो कोयला निकलता है, खैर। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप उपरोक्त सभी लिख देंगे। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जो मगध महाजनपद था आपका, वहाँ पर लोहे के कह सकते हैं खादान भी थे, जिससे क्या होता था हथियार बनाने में उनको बहुत आसानी होता था, लोहा मिल जाता था। तो दूसरी नंबर बात, कुशल शासक, अब दिमाग वाले शासक थे वहाँ पर। जितने भी शासक रहे हैं ज़्यादातर कुशल शासकों की गिनती हुई है वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आपका NCERT देखा जाए 12th का। तो उसके बाद अब आप बात कर लेते हैं जंगलों से घिरे होने के कारण। तो जंगलों में से हाथी वगैरह को पकड़ कर ले आते थे वो, और उसको युद्ध की कला सिखाते थे कि ऐसे युद्ध में लड़ना है, टेक्निक वगैरह सिखाते थे, ठीक है। तो ये सारे ही कारण आप लिख सकते हैं मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं यहाँ पर, जेम्स प्रिंसेप कौन थे यहाँ पर? चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास। पहला है चिकित्सक थे वो, यानी डॉक्टर के श्रेणी में आते थे। दूसरा है आपका इतिहासकार थे, तीसरा है भूगोलवेता थे, और चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। तो जो जेम्स प्रिंसेप थे आपका, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। कौन थे बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। एज इट इज ये वाला क्वेश्चन आपका NCERT से लिया है मैंने, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर बच्चों? ध्यान से देखिए कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है। चार ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं आप। पहला है हिंदी भाषा में, दूसरा है संस्कृत भाषा में, तीसरा है प्राकृत भाषा में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो आपका प्राचीनतम अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में लिखे जाते थे बच्चों? प्राकृत भाषा में। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों हमसे कि अभिलेखों के अध्ययन को डैश कहा जाता था। खाली स्थान क्या कहा जाता था? तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता था उसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? अभिलेख शास्त्र कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है बच्चों कि हड़प्पा की जो लिपि है उसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी लगभग? तो जो हड़प्पा की लिपि थी बच्चों उसमें चिन्हों की अगर हम लगभग संख्या की बात करें वो तो यहाँ पर 375 से लेके आप यहाँ पर 400 कह सकते हैं, 400 तक था आपका। ठीक है, यहाँ 350 लिखा है तो 375 से लगभग 400 तक आप ये कह सकते हैं। तो छठे का ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अगर 375 उसको कर दे तो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है आपका अमर नायक कौन थे? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों आपको मैं, ये जो टॉप 50, ठीक है, आपका एमसीक्यू इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ 50+ एमसीक्यू। इसमें क्या है कि आपका सेकंड बुक से भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिया हुआ है। मतलब जो सेकंड बुक के आपको पता है 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, पहली बुक से आपका आ रहा है 4 चैप्टर और दूसरी बुक से आ रहा है तो आपका 2 चैप्टर। तो 4 और आपका प्लस कर लीजिए 2, तो टोटल हो जाएंगे 6 चैप्टर। तो यही आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। ठीक है, तो सेकंड बुक से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने। अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी हमारी सेकंड बुक वाली, उसमें प्रॉपर तरीके से सेकंड बुक के ही क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर सेकंड बुक के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। खैर, अपना प्रश्न देखते हैं हम कि अमर नायक कौन थे? क्या वो एक सैनिक कमांडर थे, क्या वो एक व्यापारी थे, क्या वो एक राजा थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अमर नायक थे बच्चों, सातवां प्रश्न, तो उसका सही उत्तर है वो सैनिक कमांडर को कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आठवां प्रश्न है बच्चों। आठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर हमें। आठवां प्रश्न कह रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा? ठीक है, तो महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण जो था उसको तैयार करने में लगभग 47 वर्षों का समय लगा था। कितना समय लगा था बच्चों? 47 वर्षों का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा विवाह से संबंधित है। उस टाइम पे जो विवाह की प्रथा थी कि गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती थी? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं बच्चों। तो गोत्र के बाहर विवाह करना आप कह सकते हैं बच्चों बहिर्विवाह पद्धति कहलाती थी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, जिसमें बेसिकली बोल दिया है मिलान करो। अब इस प्रश्न को बनाया ही मैंने इस तरह से आपके लिए। आपने वर्ण व्यवस्था का नाम सुना होगा जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैंने इस तरह से बनाया है कि आपको ना उन सब को उनके कार्यों के अनुसार मिलान करना है। जैसे ब्राह्मण का क्या काम था, क्षत्रिय का क्या काम था, वैश्य का क्या था, शूद्र का क्या था। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न के अंदर आप जो ब्राह्मण होते थे बच्चों आपका, ठीक है, तो उनका क्या काम होता था बच्चों? ये इनका काम होता था यज्ञ करना और वेदों की शिक्षा देना। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें क्षत्रिय लोगों का काम, तो क्षत्रिय लोगों का काम होता था लोगों को सुरक्षा करवाना। ठीक है, मतलब लोगों की सुरक्षा करना और न्याय करना। वहीं अगर हम लोग बात करें वैश्य की, तो ये लोग करते थे कृषि वगैरह का काम करते थे और व्यापार वगैरह करते थे। शूद्र की बात करें तो ये तीनों ही वर्णों की सेवा करते थे। तो इस तरह से आपको मिलान कर देना था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न कि राक्षसी तागड़ी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो जो राक्षसी तागड़ी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 के अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि विजयनगर जो था आपका उसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होगा बच्चों विजयनगर को हम्पी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? हम्पी के नाम से भी विजयनगर को हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न देखिए हमारा 13वां प्रश्न। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किनके द्वारा की गई थी? 13वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों दयाराम साहनी आपका 1921 में। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि मृतकों का टीला जो है उसका शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। तो देखिए मृतकों का जो टीला है आपका उसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो वो मोहनजोदड़ो से संबंधित है आपका। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है शाब्दिक अर्थ की। ये क्वेश्चन कई बार ना पैसेज वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जो पैसेज वाला क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो उसके अंदर ये आ जाता है। ठीक है, तो जो इसके अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें अकॉर्डिंग टू पैसेज बता रहा हूँ आपका, जो पैसेज में मैंने देखा है, तो वो आप लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है,
आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देखिए बच्चों, ये क्या बोल रहा है हमें कि बौद्ध जो धर्म था उसके तेजी से फैलने या प्रचार प्रसार होने के कारण क्या थे, वो आपको बताना है 15वें प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपका ऑप्शन नंबर, ये बोल रहा है कि लोग समकालीन जो धार्मिक प्रथाओं थे उससे असंतुष्ट थे, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका ऑप्शन कि जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था इसके अंदर, तो ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका कि बौद्ध धर्म अच्छे आचरण को महत्व देता था, तो ये भी सही है आपका। और चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर आप उपरोक्त सभी लिख सकते हैं। ये सारे ही कारण जो है सही है तेजी से प्रचार होने के। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या बोल रहा है कि अलवार किनके भक्त थे, तो अलवार जो थे बच्चों आपके वो विष्णु जी के भक्त थे और नयनार शिव जी के भक्त थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया है इसका आंसर कि जजिया कर व सरिया क्या था। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिए। जजिया कर और जो सरिया था वो क्या था। तो जो जजिया कर था आपका, यानी कि ये एक टैक्स थी एक तरह की, तो ये गैर मुस्लिम लोगों से लिए जाने वाला कर था आपका, यानी कि टैक्स था। और जिस सरिया की हम बात कर रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून आप सरिया कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये सरिया कानून के अंतर्गत आता है वो। ठीक है, मतलब वहाँ पर ज़्यादातर सरिया कानून चलता है। हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे तो संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है। हम धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन पाकिस्तान और जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर सरिया जो है सो कि आपका कानून के हिसाब से देश वो लोग चलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर कि कबीर दास जी के गुरु कौन थे बच्चों। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका गुरु नानक जी, दूसरा है रामानंद जी, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह जी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कबीर दास जी के जो गुरु माने जाते हैं बच्चों वो रामानंद जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बच्चों, 18वें प्रश्न का आप लिख सकते हैं रामानंद जी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। अब ये क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि हड़प्पा जो लिपि थी वो किस प्रकार लिखी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों दाएं से बाएं और की ओर लिखी जाती थी हड़प्पाई लिपि। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, महाभारत के मूल लेखक कौन थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है भाट सारथी, दूसरा है कालिदास, तीसरा है वेद व्यास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि महाभारत जो है उसका मूल लेखक कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द बोल दिया किनके द्वारा, तो जाहिर सी बात हो गया एक आदमी तो है नहीं, ये 2 या 2 से अधिक हो सकता है हमारा आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, 21वें प्रश्न के अंदर तो इसका आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि हरिहर और बुक्का नामक जो है सो कि 2 भाइयों द्वारा 1336 में की गई थी विजयनगर साम्राज्य की आप कह सकते हैं खोज या स्थापना। ठीक है, यहाँ पर स्थापना की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है बच्चों कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, अब जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी बुद्ध भगवान जी की या सिद्धार्थ जी की, तो उनकी शिक्षाओं का संग्रह एक तरह से ना वो जो जितनी भी शिक्षाएं थी उनका एक संग्रह है। ठीक है, ये संग्रह कहाँ पर है, मतलब किसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला है आपका त्रिपिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है विनय पिटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि मैंने पहले बता रखा है आपको, लेकिन अभी आप कमेंट करके बताइए, देखता हूँ आपका रिवीजन कितना अच्छा हो रखा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के बारे में मैंने सैम्पल पेपर में भी डिस्कस किया था कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो वो थे आपके तुलुब वंश के। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में राजा के भवन नामक एक विशाल और प्रभावशाली मंच है, कौन सा है बच्चों। 4 ऑप्शन है आपका। पहला है विट्ठल मंदिर, दूसरा है विपक्ष मंदिर, ये विपक्ष मंदिर नहीं होगा, यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर होगा। ठीक है, अगला है आपका महानवमी डिब्बा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 24वें प्रश्न में आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा महानवमी डिब्बा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। तो 25वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर हमसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे। तो पहला है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से, दूसरा है चीन की सभ्यता से, तीसरा है आर्य सभ्यता से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 25वें प्रश्न में आप लिख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला है आपका कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है बच्चों। और 26वां प्रश्न देखिए बच्चों, 26वां प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट में बताना है कि जो सबसे पूजनीय दरगाह है वो किसकी है। ठीक है, पहला है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया की, दूसरा है शेख नसरुद्दीन औलिया की, तीसरा है निजामुद्दीन औलिया की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए इसका जो सही उत्तर मुझे बताएगा ना, स्पेशली 26वें क्वेश्चन का, उसका आंसर मैं पिन करूंगा अगर करेक्ट हुआ तो। ठीक है, और हार्ट का भी सिंबल दूंगा उसको। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि मोहनजोदड़ो में कुओं की अनुमानित संख्या कितनी थी। तो लगभग 800 कुएं पाए गए हैं, लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है बच्चों कि इनमें से क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है नहीं है। ठीक है, तो पहला है बाढ़ खाना लिख गया यहाँ पर, बाढ़ आना। ठीक है, आना। ठीक है, बाढ़ का आना। दूसरा है आपका यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, तीसरा है भूकंप और चौथा है व्यापारिक संबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक संबंध जो है आपका हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर बच्चों हमसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, ऐसा क्यों है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन 5 देखने को मिलेंगे आपको। पहला आपका आरंभिक राज्य और नगरों का विकास देखने को मिला, दूसरा है लोहे का बढ़ता प्रयोग देखने को मिला, तीसरा है सिक्कों का प्रचलन देखने को मिला, चौथा है महाजनपदों का उदय और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप उपरोक्त सभी लगाएंगे, पांचवा ऑप्शन। ठीक है, 5 ऑप्शन बना दिए हैं मैंने क्योंकि ये सारे ही सही है आपका। ठीक है, और पांचवा मतलब सीबीएसई इस तरह से भी पूछ सकता है, सैम्पल पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस है आपका, पैटर्न इस तरह का भी है जिसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा किसी क्वेश्चन में। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। ये क्या बोल रहा है कि इनमें से क्या मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत नहीं है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अंतिम मतलब ये जो लाइन होता है उसका लास्ट वाला शब्द जरूर पढ़ा कीजिए। इसमें बोल रहा है स्रोत नहीं है आपका। तो पहला ऑप्शन है आपका पौराणिक ग्रंथ, दूसरा है मैगासनीज की इंडिका, तीसरा है जैन साहित्य और चौथा है प्रशस्तियाँ। ठीक है, तो 30वें आपका जो क्वेश्चन है इसमें आप ऑप्शन नंबर चौथा लिख सकते हैं, प्रशस्तियाँ जो है आपका वो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत नहीं है। उसी प्रकार से बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि इनमें से क्या गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संस्कृत वाङ्मय, दूसरा है साहित्य, तीसरा है सिक्के और चौथा है अभिलेख। ठीक है, तो 31वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर आप पहला लिख सकते हैं, संस्कृत वाङ्मय जो है आपका गुप्त साम्राज्य की जानकारी का स्रोत नहीं है। 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 32वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी। तो मैंने कई बार बताया आपको बच्चों, अशोक ने की थी। किसने की थी बच्चों, धम्म के सिद्धांत की जो शुरुआत थी वो अशोक ने की थी बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर हमसे कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो ये कुषाण शासकों ने जारी किए थे। किसने किए थे बच्चों, कुषाण शासकों ने। उसी प्रकार से बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। ठीक है, 34वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, वाण भट्ट जी। ठीक है, ये आपके हर्ष चरित्र के लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। तो 35वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक है भाई, दूसरा है आपका हड़प्पा सभ्यता में कृषि व्यवस्था थी भाई। तीसरा आपका कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में गलत है कि वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आज भी उसको हम लोग एक शहरी सभ्यता मानते हैं। ठीक है, तो ये कहना आपका कि वो एक ग्रामीण सभ्यता थी ये गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की काफ़ी चीज़ें हैं जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। खैर, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने कई बार इस पर डिस्कशन किया है कि दान देना वर्ण व्यवस्था में किस वर्ग
कह सकते हैं किस वर्ण का कार्य था। ठीक है, तो पहला आपका कि ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा है वैश्य। यहाँ पर बात कर रहे हैं दान जो है आपका वो देने की। ठीक है, तो दान देना वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ण का कार्य था। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे केवल ब्राह्मण, या कई बच्चे सोच रहे होंगे केवल क्षत्रिय। तो देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो तीसरा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही दान देते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। तो 37वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य, अब देखिए कुछ लाइनें दे दी हैं और उस लाइनों के अनुसार आपको सही उत्तर बताना है कि किससे संबंधित वो बात कर रहा है। तो वो कह रहा है उस चीज़ के बारे में कि क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए, महाकाव्य का नाम आपको बताना है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, पहला आपका मनुस्मृति, दूसरा है धम्म, तीसरा है महाभारत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 37वां प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा आप लिख सकते हैं, महाभारत की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न ये क्या कह रहा है कि यह, अब देखिए ये भी उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है कि यह पवित्र बौद्ध स्थल है, यहाँ आंगन के बीच चबूतरे पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि यह कथन किस और इशारा कर रहा है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला है आपका महात्मा बुद्ध की ओर इशारा कर रहा है, दूसरा है चबूतरे की ओर इशारा कर रहा है, तीसरा है स्तूप की ओर इशारा कर रहा है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर तीसरा वाला हो जाएगा, स्तूप की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बता रहा है, लेकिन अगर हम लोग एकदम एक्यूरेट बात करें तो वो स्तूप की होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आप स्तूप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 39वां प्रश्न। तो 39वें प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चों एक बारी। 39वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे। 39वां प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर कि बाबा गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था। तो उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया था। ठीक है, आगे चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। तो 40वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों। तो कर्नाटक में हुआ था आपका। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर की आराधना कैसे की जाती थी। ठीक है, 41वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी आप लिख सकते हैं। चाहे आपका पहला देखिए शिव विष्णु तथा उनके अवतारों की अवधारणा करके, दूसरा है मृत रूपों में अवधारणा करके, तीसरा है देवियों की अवधारणा करके। ठीक है, तो 41वें का आप लिख सकते हैं उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, मगध जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो मगध की जो आप राजधानी की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए 43वां प्रश्न। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया था। तो 4 वंशों ने शासन किया था आपका। कितने ने किया था, 4 वंशों ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न। यहाँ पर हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे। पहला है आपका जलवायु परिवर्तन, दूसरा है भूकंप आना, तीसरा है महामारी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर 4 लिख सकते हैं, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है डैश से। तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका। किससे संबंधित है बच्चों, बौद्ध धर्म से। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था बच्चों। तो गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था बच्चों वो था आपका शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 47वां प्रश्न। तो 47वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में तांबे का महत्वपूर्ण स्थान था। क्या था बच्चों, खेतड़ी राजस्थान। ठीक है, आपको पता होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर हमें कि संगम वंश ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया था आपका। ठीक है, संगम वंश की बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों। तो इसका सही उत्तर है 1336 से लेके 1485 तक। ठीक है, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 48वें का दूसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। तो हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे बच्चों। तो वो थे आपका दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। आगे चलते हैं 50वां प्रश्न, इस आपका वीडियो का अंतिम प्रश्न कि अशोक के धम्म, ठीक है,
यहाँ पर धर्म लिखा है लेकिन वो धम है, धम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ों का आदर करना, दूसरा अधिकतर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, और तीसरा है आपका दूसरों के धर्म और परंपराओं का अनादर, और चौथा है सन्यासी और ब्राह्मणों की के प्रति उदारता। ठीक है, तो 50वें का ऑप्शन नंबर आप तीसरा लिख सकते हैं कि ये गलत है, दूसरों के धर्म और परंपराओं का अनादर नहीं करना था। ठीक है, ये अशोक के धर्म के बारे में गलत चीज़ है। ठीक है, तो 50वें का ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो कि मैंने अभी जो वीडियो बनाया है उसके अंदर बोल दिया कि कुओं की अनुमानित संख्या लगभग 800 है, तो यहाँ पर कुओं की जो अनुमानित संख्या है लगभग वो 700 है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ करेक्ट कर दिया मैंने। ये आपका एनसीईआरटी का कटिंग है, वहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं ये वाली लाइन कि जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था, और विद्वानों ने अनुमान लगाया था कि मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग संख्या जो है वो 700 पाई गई है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपका करेक्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सेकंड बुक से संबंधित बता रहा हूँ मैं आपको। वो ये है कि निम्नलिखित में से किस बेगम के द्वारा सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया गया। ठीक है, इस जो पीडीएफ है इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन सेकंड बुक के, एक आध क्वेश्चन फर्स्ट बुक के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि किस बेगम के द्वारा आपका जो सांची का स्तूप था उसके रखरखाव के लिए आपका अनुदान दिया गया। तो वो थी बच्चों हमारी यहाँ पर शाहजहाँ बेगम। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उचित विकल्प का चयन करना है। तो ये आप मुझे बताइए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्तूप किसके प्रतीक माने गए हैं। ठीक है, तो स्तूप जो है आपका किसके प्रतीक माने गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है आपका बौद्ध मठ के, दूसरा है बौद्ध संघ के, तीसरा है ध्यान केंद्र के, और चौथा है महापरिनिर्वाण जो है उसका। तो ये महापरिनिर्वाण है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टाइप हुआ है लेकिन यही है आपका एग्जैक्ट आंसर। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ बच्चों होता है टीला। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है, स्तूप किस धर्म के प्रतीक है। तो स्तूप किस धर्म के प्रतीक है, सबसे इजी क्वेश्चन मेरे को ये लग रहा है, बौद्ध धर्म के। ठीक है, आगे चलते हैं, ये कमेंट करके बताइए मुझे। मैंने कई बार बताया आपको कि अलवार और नैनार किन के भक्त थे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, देखिए मीराबाई से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने एक आध क्वेश्चन मीराबाई से बनाया है आपके लिए कि मीराबाई ने अपना एकमात्र पति माना था, उचित विकल्प का चयन करना है। किसको अपना एकमात्र पति उन्होंने माना था वो आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है आपका गुरु नानक, दूसरा है विष्णु के अवतार कृष्ण को, तीसरा है आपका भोजराज, और चौथा है विष्णु के अवतार श्री राम को। तो उन्होंने अपना विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति मान लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मीराबाई से संबंधित है। मीराबाई के गुरु का नाम बताना है आपको, तो ये भी करवा रखा है मैंने, रैदास जी है वो। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, रैदास जी। ठीक है, आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों, नौवां प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विजयनगर में किस देवी को पंपा देवी माना गया है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आपका पार्वती देवी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए जलाशय का नाम क्या था आपका। तुंगभद्रा जलाशय, कृष्णदेव जलाशय, कमलपुरम जलाशय और हम्पी जलाशय। तो कमलपुरम जलाशय था बच्चों आपका। ठीक है, आप कमलपुरम जलाशय लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। अब यहाँ से थोड़े थोड़े चित्र भी ले लिए मैंने आपकी बुक से ही। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। आपको बताना है कि ये हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में किस चीज़ को दर्शा रहा है आपका। ठीक है, इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला आपका यह एक जानवर है। ठीक है, जानवर है लेकिन यह हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बताना है कि किस चीज़ को दर्शा रहा है। यह एक पत्थर का चित्र है, गलत। अगला है हड़प्पाई मोहर, ये हड़प्पाई मोहर है आपका। ठीक है, यहाँ मिस टाइप हो गया है। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पाई मोहर ये आपका। ठीक है, ये बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा।
उसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला ये 12वां है। 12वें प्रश्न में देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये निचला शहर है और ये दुर्ग है, ठीक है। तो ये है आपका दर्शाया गया है इस चित्र के अंदर। चित्र आ सकते हैं इसलिए मैंने आपको करवा दिया, कम टाइम था इसलिए बहुत कम चित्र करवाए हैं आपको, ठीक है, लेकिन उतने करवाए हैं जो आ सकते हैं। ये देखिए इनमें दो चीज़ें दर्शाई गई हैं, एक तो औजार दिखाया गया है, एक तो मनका दिखाया गया है। ये मनका है हमारा और ये औजार है, ठीक है। आगे चलते हैं। 14वां देखिए, ये भी सेम है हमारा, ये वही वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ये देखिए, ये पुरोहित राजा का चित्र है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पुरोहित राजा का चित्र है। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।